हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, तो क्या हाल चाल। आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो आज की वीडियो में, आज के सेशन में हम लोग देखेंगे अनसाल्व पेपर, जो भौतिक विज्ञान का सेट नंबर 2 जो करा रहे हैं उसी में आगे देखेंगे। दो वीडियो बनी इसमें सेट नंबर 2 की, और सेट नंबर 1 नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ी, उसमें जाकर आप लोग सेट नंबर 1 देख लीजिए। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं, पहले जहां तक हुआ है उसको देखते हैं। सेट नंबर 1 आपका खत्म हो गया है। ये मॉडल पेपर में आधा हुआ है, आधा नहीं हुआ। ठीक है, क्योंकि सेट कराना था तो इसलिए नहीं कराया। तो यहाँ पर देखिए आपका जो सेट नंबर 2 है, प्रश्न नंबर 4 हो चुका है। प्रश्न नंबर 5 तक, पांचवा हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 5 का क। तो यहाँ पर देखिए हम लोग लिख कर रखे हैं। यहाँ पर देखिए आदर्श आदर्श मीटर तथा आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध कितना होता है। अमीटर तथा वोल्ट मीटर को क्रमशः परिपथ के श्रेणी क्रम तथा समांतर क्रम में क्यों जोड़ा जाता है। तो इस प्रकार से इसकी परिभाषा पूछा है। तो इस प्रकार से देखिए हम लोग लिखे हैं कि आदर्श मीटर का वैद्युत प्रतिरोध का मान शून्य और आदर्श वोल्ट मीटर का वैद्युत प्रतिरोध का मान अनंत होता है। जो आदर्श मीटर होता है उसके वैद्युत प्रतिरोध का मान कितना होता है, शून्य होता है। जो आदर्श वोल्ट मीटर होता है उसके वैद्युत प्रतिरोध का मान क्या होता है, अनंत होता है। ठीक ना, क्योंकि अमीटर का प्रतिरोध कम होता है। जो अमीटर होता है उसका प्रतिरोध क्या होता है, कम होता है, जिसके जिससे वह परिपथ जिससे वह परिपथ परिपथ से अधिक धारा लेता है। क्या करता है, वह परिपथ से अधिक धारा लेता है। जबकि वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अधिक होता है, जिससे कि वह परिपथ से क्षीण धारा लेता है, यानी कि ज्यादा धारा लेता है, कम धारा लेता है। ठीक ना, क्या करता है, परिपथ से क्षीण धारा लेता है, कम धारा लेता है। अब देखिए अमीटर तथा वोल्ट मीटर, यहाँ पर देखिए अमीटर तथा वोल्ट मीटर को क्रमशः परिपथ के श्रेणी क्रम में तथा समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, क्योंकि अमीटर का प्रतिरोध कम होता है, जिससे वह परिपथ से अधिक धारा लेता है। एकदम इसी तरह जैसे वो था उसी तरह बस लिखना है। जबकि वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अधिक होता है, जिससे कि वह परिपथ से क्षीण धारा लेता है। ठीक है, बस यही चीज इसमें लिखना है, कुछ नहीं लिखना था, बस वही चीज लिखना था। तो बस वही दोबारा लिखना था। ठीक है, तो बात सब वही है। इसको लिखिए चाहे इसको लिखिए, दोनों को लिख दिए हम। तो आप लोग इसको अपने नोट में लिख लीजिएगा। ठीक है, अपना नोट बनाते रहिए, ताकि उसमें कोई आपको एग्जाम टाइम में कोई दिक्कत ना हो। ये आपकी एग्जाम में रामबाण की तरह कार्य करेगा। ठीक है, अनसॉल्व शीट जो है आपकी एग्जाम में रामबाण की तरह कार्य करेगा एकदम। और देखिए यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 5 का ख है। एक कुंडली का प्रेरकत्व 0.4 हेनरी एवं प्रतिरोध 10 ओम है। यह 30 हर्ट्ज 6.5 वोल्ट के प्रत्यावर्ती स्रोत से जुड़ी है। इस परिपथ में व्यय औसत विद्युत शक्ति की गणना कीजिए। किसका निकलना है, व्यय औसत विद्युत का गणना करना है। यानी कि देखिए आपका मान यहाँ पर क्या दिया है, एल बराबर आपका दिया है कितना हर्ट्ज, 0.4 हर्ट्ज दिया है। किसके बराबर, एल बराबर, यानी कि प्रेरकत्व। ठीक ना, हेनरी का मान दिया है आपका 0.4। यहाँ पर देखिए, फिर उसके बाद देखिए यहाँ पर आर बराबर दिया है, जो प्रतिरोध दिया है 10 ओम दिया है। एफ बराबर आपका 30 हर्ट्ज दिया है, कितना, 30 हर्ट्ज। फिर यहाँ पर देखिए जो आपका वोल्ट दिया है, कितना दिया है, 6.5 वोल्ट। यहाँ पर आपको हल में लिख लेना है, दिया है। ठीक है, इतना दिया है। उसके बाद प्रेरकत्व की प्रतिघात जो फार्मूला होता है, एक्स एल बराबर, तो ये क्या होता है, एक्स एल बराबर ओमेगा एल इक्वल टू 2 पाई एफ एल, इक्वल टू क्या होता है, 2 पाई एफ एल होता है। अब इसको देखिए हम लोग यहाँ पर मान रखेंगे, तो एक्स एल यहाँ पर बराबर में, यहाँ पर जो ओमेगा है 2 गुणे 10 की पावर 10, और ये पाई का मान है। यहाँ पर जो मान है देखिए 2 है, 3.14 होता है पाई का मान, और एफ का मान 30 है, एल का मान कितना है यहाँ पर 0.4 हर्ट्ज। ठीक ना, तो 0.4 रखेंगे। इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना आएगा 37.68 आएगा। कितना आएगा, 37.68 आएगा। और 2 से गुणा कर देंगे तो 75.36 ओम आ जाएगा। ठीक है, एक्सएल जो है आपका प्रेरण की प्रतिघात है, एक्सएल बराबर 75.36 ओम आ जाएगा। अब देखिए आगे चलते हैं फार्मूले पर। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट पर। तो यहाँ पर देखिए परिपथ की प्रतिबाधा का जो फार्मूला होता है, जेड इक्वल टू क्या होता है, एक्स एल स्क्वायर। ठीक ना, और प्लस में आर स्क्वायर, और ये किस में होता है, रोड में होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा,
आगे हम लोग चलेंगे तो आप लोग अभी हम मान निकाले थे तो क्या था, एक्स एल स्क्वायर का मान कितना आया था 75.36 और आर का मान जो आया था 10 ओम था। कितना था, 10 ओम। तो यहाँ पर जब हम लोग 75.36 का स्क्वायर करेंगे और 10 का स्क्वायर करेंगे रूट में, तो यहाँ पर देखिए 75.36 इसको हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, यानी कि इसका डबल गुणा करेंगे। ठीक है, जब डबल गुणा करेंगे तो इसका कुछ मान आएगा और ये 100 जब उसमें जोड़ेंगे तो ये कितना आएगा, 76 ओम आएगा। ठीक ना, रूट के बाहर इसका कितना मान आएगा, 76 ओम आ जाएगा आपका। ठीक है, तो यहाँ पर शक्ति गुणांक देखिए, जो कास फाई होता है शक्ति गुणांक, इसका फार्मूला होता है आर अपान जेड, आर अपान जेड। ठीक ना, यानी कि प्रतिरोध बटे परिपथ की प्रतिबाधा, और ये इसका मान दिया है 10 और जेड का मान कितना आया, अभी 76 आया। इसका मान हम लोग यहाँ पर निकाले कास फाई का मान। अब देखिए आई नाट का हम लोग मान निकालेंगे तो आई आई बराबर होता है वी अपान जेड, तो वी नाट हम लिख सकते हैं इसको वी नाट अपान जेड। ठीक ना, वी नाट का मान कितना दिया है 6.5 उधर दिया था, आप देखे होंगे क्वेश्चन में, बोल्ट का मान कितना दिया है 6.5 और जो जेड का मान अभी आया है 76 आया है। ये हो गया, आई का मान इतना निकल गया। अब देखिए अब व्यय औसत शक्ति हमें ज्ञात करना है। व्यय औसत शक्ति, इसका फार्मूला होता है 1/2 वी नाट इंटू आई नाट इंटू कास फाई। वी नाट का मान आपका 6.5 है, रख दिए। अब आई नाट का मान आपका कितना आया है 6.5/76 आया है, तो 6.5 बटे में 76 रख दिए। कास फाई का मान देखिए यहाँ पर आया कास फाई का मान, तो 10 बटे में 76 रख दिए। ठीक है, अब देखिए कुछ नहीं करेंगे, ऊपर हम लोग ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे और नीचे का नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर ऊपर का ऊपर 6.5 गुणे 6.5 गुणे 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 422.50 आएगा। ठीक है, और नीचे 2 गुणे 76 गुणे 76, इसका जब गुणा करके हम लोग इसमें भाग करेंगे तो आपका आंसर आएगा 0.0365। हालांकि जो आपके आंसर शीट में आंसर दिया है 0.038 वाट दिया है और इसका मान आया कितना है 0.036 वाट आया। ठीक है, तो इसको आप लोग क्या कर सकते हैं, लगभग में इसको लिखेंगे आंसर, कोई गलत नहीं करेगा, कोई एग्जामिनर गलत नहीं करेगा। ठीक है, यही आंसर आएगा। उसको बस इस 0.03 से 2 अंक से मतलब रहता है, अगर ये सेम आ गया तो ये आपका क्वेश्चन आंसर जो है आपका सही रहेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर मैक्सवेल की विस्थापन धारा की व्याख्या कीजिए तथा इसका समीकरण लिखिए। इसके एक चालन धारा के बीच कलांतर कितना होता है। ये देखिए सेट नंबर 1 में 346 एफएस का प्रश्न नंबर 4 का ख देखिए, इसमें हम इसको हल करा चुके हैं सेट नंबर 1 में। ठीक है, ये क्वेश्चन उसमें पूछा गया है, अभी हम उसको दिखा दे रहे हैं। तो देखिए इसका आंसर यहाँ पर है कि विस्थापन धारा की सार्थकता की विवेचना कीजिए तथा इसके जो विस्थापन धारा है और चालन धारा के बीच कलांतर। तो यहाँ पर देखिए विस्थापन धारा समय के साथ परिवर्तित वैद्युत क्षेत्र के कारण उत्पन्न धारा को हम लोग विस्थापन धारा कहते हैं। किसके, समय के साथ परिवर्तित वैद्युत क्षेत्र के कारण उत्पन्न धारा को हम लोग क्या कहते हैं, विस्थापन धारा कहते हैं। इसका फार्मूला आई डी इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए इंटू डी अपान डी टी, इसका फार्मूला होता है। और जो होता है ये देखिए कलांतर, देखिए विस्थापन धारा और चालन धारा के बीच में कलांतर क्या होता है, विस्थापन धारा और चालन धारा का जो कलांतर होता है वो समान कला होता है। ठीक ना, समान कला में होता है, क्या होता है, समान होता है। ठीक है, तो ये आपको लिख लेना है। आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका प्रश्न नंबर 5 का घ है, कह रहा है प्रकाश का व्यतिकरण क्या है, संपोषी व्यतिकरण तथा विनाशी व्यतिकरण की दशाएं लिखिए। दशाएं लिखना है सेट नंबर 1 में प्रश्न नंबर 5 का क देखिए। ठीक ना, इसमें यही क्वेश्चन सेम टू सेम पूछा है, चलिए हम लोग उसको देखते हैं। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 5 का सेट नंबर 1 का वही क्वेश्चन है, व्यतिकरण को परिभाषित कीजिए, संपोषी व्यतिकरण तथा विनाशी व्यतिकरण की दशाएं लिखिए। तो यहाँ पर देखिए व्यतिकरण, जब समान आवृत्ति की दो प्रकाश तरंगे जो मूलतः एक ही प्रकाश से आ रही हो एक साथ चलती हैं तो माध्यम के कुछ बिंदुओं पर प्रकाश की तीव्रता अधिकतम तथा कुछ बिंदुओं पर न्यूनतम होती है। प्रकाश तरंगों की इस घटना को हम लोग प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं। अब देखिए संपोषी व्यतिकरण की शर्त या फिर दशाएं देखिए क्या है, यही है दशाएं। देखिए संपोषी व्यतिकरण वाले स्थान पर दोनों तरंगों के बीच कलांतर शून्य अथवा पाई का समगुणज अर्थात फाई इक्वल टू 0 2 पाई से 2 पाई कामा 4 पाई होना चाहिए, अथवा इस स्थान पर दोनों तरंगों के बीच पथांतर शून्य अथवा तरंग दैर्घ्य लैम्डा का पूर्ण गुणज हो, अर्थात
डेल्टा एक्स इक्वल टू 0 कामा लैम्डा कामा 2 लैम्डा कामा 3 लैम्डा डॉट 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 होना चाहिए। ठीक है, विनाशी व्यतिकरण, विनाशी व्यतिकरण देखिए क्या है, विनाशी व्यतिकरण का जो दशाएं ये विनाशी व्यतिकरण वाले स्थान पर तरंगों दोनों तरंगों के बीच कलांतर पाई का विषय गुणज अर्थात फाई इक्वल टू पाई 3 पाई 5 पाई डॉट डॉट होना चाहिए, अथवा इस स्थान पर दोनों तरंगों के बीच समान पथांतर जो होता है लैम्डा अपान 2 का विषय गुणज अर्थात डेल्टा एक्स इक्वल टू लैम्डा बटे 2 कामा 3 लैम्डा बटे 2 कामा 5 लैम्डा बटे 2 डॉट 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 होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपका था व्यतिकरण। ठीक है, विनाशी व्यतिकरण, संपोषी व्यतिकरण का ये आपकी दशाएं थी। लिख लीजिए इसको अपने नोट में, नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए हम लोग चलते हैं प्रश्न नंबर 5 के घ पर। देखिए ये अथवा वाला है, प्रकाश के, ये घ वाला था, ये घ का अथवा है। प्रकाश के ध्रुवण से क्या तात्पर्य है? पोलराइड के सिद्धांत तथा दो उपयोगों का उल्लेख कीजिए। क्या करना है? पोलराइड के सिद्धांत तथा दो उपयोगों का उल्लेख कर रहा है। तो चलिए हम लोग इसको देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर हम लिखे हैं इसको कि प्रकाश का ध्रुवण, जब साधारण प्रकाश को टूरमैलिन यहाँ पर देखिए लिख लीजिएगा, टूरमैलिन क्रिस्टल पर डाला जाता है तो निर्गत प्रकाश में वैद्युत वेक्टर के कंपन सीमित होकर केवल एक ही दिशा में रह जाता है। तो ऐसे प्रकाश को समतल ध्रुवित प्रकाश कहते हैं तथा इस क्रिया को ध्रुवण कहते हैं, तथा इस क्रिया क्या कहते हैं? ध्रुवण कहते हैं। पोलराइड्स देखिए, पोलराइड्स द्विवर्णता पर आधारित एक ऐसी युक्ति है जिसका उपयोग समतल ध्रुवित प्रकाश उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। ठीक है, पोलराइड क्या है? पोलराइड एक द्विवर्णता पर आधारित एक ऐसी युक्ति है जिसका उपयोग समतल ध्रुवित प्रकाश उत्पन्न करने के लिए हम लोग करते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए पोलराइड का अगर उपयोग पूछ दिया तो उपयोग में ये लिख लीजिएगा, सूर्य से बचाने वाले चश्मे में इसका उपयोग किया जाता है। प्रयोगशाला में समतल ध्रुवित प्रकाश उत्पत्ति में इसका उपयोग किया जाता है। 3D फिल्म बनाने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। और सूक्ष्मदर्शी में अत्यंत सूक्ष्म चीजों को देखने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है 5 का अंगा वाला है। और देखिए ये क्वेश्चन है, कह रहा है कि 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के कार्यफलन वाले धातु में 4000 एंगस्ट्रॉम की तरंग दैर्घ्य का प्रकाश डालने पर उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन के अधिकतम वेग तथा रेखीय संवेग की गणना कीजिए। तो रेखीय संवेग का गणना करना है, पी का मान निकालना है। तो यहाँ पर देखिए दिया है, दिया क्या है? लैम्डा इक्वल टू दिया है 4000 एंगस्ट्रॉम। इसको हम लोग मीटर में चेंज करेंगे तो देखिए 4000 गुणे 10 की पावर माइनस 10 मीटर, क्योंकि एक एंगस्ट्रॉम बराबर कितना होता है? 10 की पावर माइनस 10 मीटर होता है। तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे और देखिए ये 3 जीरो है तो 10 की पावर 3 होगा। ठीक है, 10 की पावर 3, तो ये घट जाएगा 10 की पावर 3 और 10 की पावर माइनस 10 से घटेगा तो ये बचेगा कितना? 10 की पावर माइनस 7 मीटर बचेगा। अब देखिए फाई का मान आपका दिया है 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो यहाँ पर फाई का मान हो गया कार्यफलन जो होता है। ठीक ना, उसके बाद आइंस्टीन के प्रकाश वैद्युत समीकरण से हम लोग चलेंगे। आइंस्टीन के किस समीकरण से? प्रकाश वैद्युत समीकरण से। तो ई माइनस फाई इक्वल टू होता है के मैक्स, इसको हम लोग समीकरण 1 मानेंगे। अब ई का वैल्यू निकालेंगे तो ई का मान इसमें दिया नहीं, ई का मान हम लोग यहाँ से निकालेंगे। ई बराबर होता है एच इंटू सी अपान में लैम्डा। ठीक ना, एच जो होता है इसका मान आप लोगों को मैं बताया हूँ 6.6 गुणे 10 की पावर माइनस 34 होता है। प्रकाश की चाल होती है 3, जो सी का मान होता है 3 गुणे 10 की पावर कितना होता है? 8 होता है। और जो आपका लैम्डा होता है इसका मान आपको यहाँ पर दिया है 4 गुणे 10 की पावर माइनस 7 मीटर यहाँ पर है। अब हम लोग इसको रखेंगे, देखिए जब इसका और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 19.8 आएगा गुणे 10 की पावर माइनस 34, और ये वाला भी ऊपर जाएगा तो प्लस में 10 की पावर 8 गुणे 10 की पावर 7 हो जाएगा। और बटे में 4 बचा, 4 से हम लोग भाग करेंगे तो 4.95 में जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा। अब देखिए ये दोनों जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा? 10 की पावर 15 हो जाएगा। 10 की पावर 15 से ये माइनस 34 घटेगा तो 10 की पावर माइनस 34 बचेगा। तो 4.95 गुणे 10 की पावर माइनस 19 ये आपका जूल में आया, यानी कि एनर्जी आ गई। ठीक है, ई का मान निकल गया। अब हम लोग चलते हैं आगे। अब देखिए हम लोग उसी को हम लोग अब
इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करेंगे। तो ई बराबर कितना आया था, इतना आया था 4.95 गुणे 10 के पावर 19। जब हम लोग इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करेंगे तो किससे भाग करेंगे, 1.6 गुणे 10 के पावर माइनस 19 से भाग करेंगे। तो 10 के पावर माइनस 19 से 10 के पावर माइनस 19 गया, और ये 1.6 से इसमें भाग करेंगे तो देखिए 16 यहाँ 48, 3 आया, दशमलव लगाए, जीरो बढ़ाए, भाग नहीं जाएगी, 48 1 हो गया, और 16 नवा आएगा 144, ठीक है 144। तो ई बराबर कितना आ जाएगा, 3.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा, ठीक है, तो इतना आ जाएगा। अब देखिए हम लोग इसका मान कैसे कैसे निकालते हैं। समीकरण 1 से चलेंगे हम लोग, समीकरण 1 से। समीकरण 1 आपका क्या था, देखिए यही था ना, समीकरण 1 आपका, देखिए समीकरण 1 है, ठीक ना, कौन है, देखिए ई माइनस फाइव इक्वल टू के मैक्स, तो इसी से हम लोग चल रहे हैं आगे। तो यहाँ पर देखिए समीकरण 1 से, तो ये आपका इसका ई का मान है 3.09, और माइनस में इलेक्ट्रॉन जो आपका उसका मान था फाइव का 2.5 था, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बराबर ये के मैक्स है। अब के मैक्स को हम लोग क्या, इसको घटाएंगे तो इतना 0.59 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बचेगा, बराबर में 1/2, ये के का फार्मूला जो काइनेटिक एनर्जी होती है 1/2 mv², ये होता है मैक्सिमम, ठीक ना, ये मैक्स है, मैक्सिमम। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग कुछ नहीं करेंगे सिवाय इसको हम लोग 2 को इधर भेज देंगे, तो ये हो जाएगा mv² मैक्स इक्वल टू 2 गुणे 0.59 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा। अब हम लोग देखिए m को इधर भेजेंगे, ठीक ना, जो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट है इसको हम लोग पहले जूल में कन्वर्ट करेंगे, तो 1.6 गुणे 10 के पावर 19 से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो जूल में कन्वर्ट हो गया। अब देखिए v² मैक्स बराबर हो जाएगा, m को हम लोग इधर भेज देंगे, 2 गुणे 0.59 गुणे 1.6 गुणे 10 के पावर माइनस 19 हो गया। m बराबर आपका क्या आ जाएगा, m का मान कैसे रखें, 9.1 गुणे 10 के पावर माइनस 31। जो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है कितना दिया है, 9.1 गुणे 10 के पावर माइनस 31। विश्वास नहीं, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, दिया है बुक में, देखिए यहाँ पर मान दिया इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान m बराबर कितना दिया है, 9.1 गुणे 10 के पावर माइनस 31 किलोग्राम, ठीक ना, तो ये दिया है, तो ये हम लोग यहाँ पर इसकी जगह पर रख लेंगे। अब ये जब ऊपर जाएगा तो माइनस प्लस होगा ही, जो माइनस से प्लस हो जाएगा। अब इसमें से घटेगा, और इसमें से जब इसमें भाग किया जाएगा, दशमलव को इधर उधर किया जाएगा, मीटर पर सेकंड में चेंज किया जाएगा, तो 4.5 गुणे 10 के पावर 5 v² मैक्स का मान आएगा, कितना आएगा, v मैक्स का मान कितना आ जाएगा, 4.5 गुणे 10 के पावर 5 मीटर पर सेकेंड आएगा। अब देखिए जो रेखीय संवेग हमें निकालना है उसका जो P का फार्मूला होता है, P इक्वल टू क्या होता है, m इंटू वी, m इंटू वी होता है। तो m का मान आपका कितना आया था, आपका m का मान दिया कितना, 9.1 गुणे 10 के पावर माइनस 31, ये मान दिया है। और v मैक्स कितना आया आपका, v मैक्स इतना आया है, कुछ नहीं करेंगे, मान रखेंगे, देखिए 9.1 गुणे 10 के पावर माइनस 31 गुणे 4.5 गुणे 10 के पावर 5। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, और 10 के पावर 5 है, 10 के पावर माइनस 31 से घटेगा तो माइनस 26 बचेगा, और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 40.95 गुणे 10 के पावर माइनस 26 आएगा। और जब 0.1 इधर जाएगा एक अंक, तो यहाँ से एक ठे कम होगा, ठीक है, यानी कि इसमें एक जुड़ेगा, इसमें जब जुड़ेगा तो ये माइनस प्लस होगा। तो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस, जब जिसकी संख्या ज्यादा चिन्ह तो उसी का लगेगा ना, तो इसमें क्या घट जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 4.095 गुणे 10 के पावर माइनस 25 किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकेंड, ये आपका रेखीय संवेग आ गया, ठीक ना, किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकेंड, ये आपका क्या आ गया, संवेग आ गया। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको यहाँ तक तो बहुत ही अच्छा समझ में आया होगा, ठीक है। अगर यहाँ तक आपको समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब तुरंत कर लो। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट पार्ट लेकर आएंगे। मेरी तबीयत थोड़ा सा गड़बड़ है, आवाज़ देख रहे हैं कैसी बैठी बैठी लग रही है, और मैं ये हल कर चुका हूँ, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, पूरा इसको मैं वीडियो में लेकर आऊँगा, ठीक है। बाय बाय।